राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने रेड 2018 का निर्देशन किया था, एक बार फिर सीक्वल के लिए निर्देशन की बागडोर संभालते हैं। अजय देवगन एक बार फिर IRS डिप्टी कमिश्नर अमय पटनायक की भूमिका में लौटते हैं। विलन की भूमिका में हैं रितेश देशमुख, जो ऊपर से बेहद समर्पित नेता नजर आते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट हैं। सौरभ शुक्ला भी अपने आइकॉनिक किरदार रामेश्वर सिंह ताऊजी के रूप में लौटते हैं। ताऊजी अब भी जेल की सजा काट रहे हैं और फिल्म के अंतिम क्षणों में उनका छोटा लेकिन दमदार रोल देखने को मिलता है। वह बीच बीच में पंच डायलॉग्स और कॉमिक रिलीफ के लिए भी मौजूद हैं। वाणी कपूर इस बार पटनायक की पत्नी की भूमिका में है, जिन्होंने इलियाना डिक्रूज को रिप्लेस किया है। फिल्म की शुरुआत एम्बेसडर कारों के काफिले के एक लंबे शॉट के साथ होती है, जो एक शक्तिशाली राजनेता के महल में पहुंचता है। जहां राजा के महल जैसे किले में सब लोग पार्टी के मजे कर रहे हैं, शराब और हंसी की गूंज के बीच में एक लड़की राजा के असिस्टेंट से पूछती है, राजा कुंवर कहां है? असिस्टेंट स्विमिंग पूल की ओर इशारा करता है, जहां वो ठरकी राजा विदेशी लड़कियों के साथ मस्ती में डूबा है। उधर गाड़ियों का काफिला तेजी से किले की ओर बढ़ता जा रहा है। ये देखकर राजा का जासूस बाइक से दौड़ता है और पहरेदार को खबर देता है, आज किले पर रेड पड़ने वाली है। और दूसरी तरफ अमय पटनायक ड्राइवर से कहता है, गाड़ी दूसरी ओर मोड़ो, और फिर दिखते हैं उसके आइकॉनिक सनग्लासेस। अमय पटनायक की गाड़ी भीड़ से कटकर एक अलग रास्ता लेती है। उसी वक्त राजा का खास आदमी छत से दूरबीन लगाकर देखता है और पक्का हो जाता है, कुछ गाड़ियां किले की ओर बढ़ रही हैं, मतलब छापा अब टलने वाला नहीं। सुबह होते ही अफसर किले के अंदर पहुंच जाते हैं। जवाब में राजा के सिपाही गोली चलाते हैं ताकि अफसरों को डराया जा सके। तभी राजा अपने आदमी को हुक्म देता है, सोना और नकद लेकर निकल जाओ। ट्रकों में संदूक और बंडल भरकर रवाना किए जाते हैं, जिन्हें कहीं छुपाने की तैयारी होती है। किले की छत से अब तोपें दागी जा रही हैं। उसी वक्त राजा सामने आकर चेतावनी देता है, चले जाओ वरना अगली बार गोली लगेगी। फिर उसके गुंडे इनकम टैक्स टीम पर धावा बोलते हैं और उन्हें जबरन पीछे हटना पड़ता है। इधर राजा का खास आदमी बक्सों में भरे काले धन को लेकर भाग रहा होता है। तभी रास्ते में अमय पटनायक की जीप खड़ी मिलती है। अमय उतरकर मुस्कुराता है और कहता है, राजा को पकड़ने के लिए हर बार किले पर हमला जरूरी नहीं। उसके इशारे पर पूरी टीम पीछे से आती है, वही टीम जिसे भगाया गया था। और अब अमय की लीड में पूरी ब्लैक मनी जब्त कर ली जाती है। सभी सबूतों के साथ अमय जयपुर इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचता है और राजा का असिस्टेंट अमय को 8 से 10 लाख में मामला रफा दफा करने की कोशिश करता है। अमय का असिस्टेंट राजा कुंवर के असिस्टेंट को 2 करोड़ की पर्ची देता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। अमय कहता है कि हम ईमानदारी की शपथ जिस मुंह से लेते हैं, उसी मुंह से रिश्वत मांगना अच्छा नहीं लगता। बहुत हो गई ईमानदारी और यह गरीबों वाली नौकरी भी। फिर वह पर्ची फाड़ देता है और चला जाता है। 2 हफ्ते बाद जेल में उसी ताऊजी को दिखाता है जिसे अमय ने पहले पकड़ा था और जो 7 साल की सजा काट रहे हैं। ताऊजी दुखी हैं कि उनके परिवार ने ही अमय को सब बताया था। जेलर और हवलदार उनकी सेवा कर रहे हैं और उन्हें पैरोल का इंतजार है। अमय की पत्नी मालिनी दराज से साड़ी निकालती है। तभी अमय पीछे से आकर उसे साड़ी देकर कहता है कि फिर ट्रांसफर हो गया। मालिनी रुककर बेटी मिनी को बुलाती है। साइकिल ठीक करती मिनी समझ जाती है। वह नाराजगी और मासूमियत से कहती है कि पापा उसके दोस्त भी नहीं बने और फिर ट्रांसफर। मालिनी अमय से पूछती है कि इस बार तो कुछ मिला भी नहीं, फिर ट्रांसफर क्यों? अमय अखबार दिखाता है जिसमें लिखा है, IRS अधिकारी अमय पटनायक पर रिश्वत का आरोप, 74 ट्रांसफर। मालिनी को अमय की ईमानदारी पर भरोसा है। अमय अब परिवार संग नई पोस्टिंग पर निकलता है। राजस्थान के शहरों से गुजरकर भोपाल पहुंचता है। भोज में घुसते ही दादा भाई और उनके फाउंडेशन का प्रभाव दिखता है। सुबह का वक्त है। घर के आंगन के मंदिर में दादा भाई मंत्रों का उच्चारण करके मां के चरण धो रहे हैं। उनकी आंखों में गर्व है। दादा भाई का यह रोज का काम है। भगवान की मूर्ति के आगे नहीं, बल्कि मां के पैरों में सिर रखते हैं। दादा भाई की मां कहती हैं कि भगवान माफ करें, ये तो मुझसे ज्यादा इनकी सेवा करता है। दादा भाई भोज के ताकतवर मंत्री हैं। फाउंडेशन के अंदर दादा भाई के गाड़ियां आती हैं, जिसका नाम सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन है और जिसे उन्होंने अपनी मां के नाम पर बनाया है। दादा भाई बिना चप्पल गाड़ी से उतरकर शोकेस में रखी पुरानी चप्पल को छूते हैं, फिर अपनी पहनते हैं। यह उनका हर दिन का नियम है। दूसरी तरफ अमय ठीक वक्त पर नए दफ्तर पहुंचता है, जहां का चपरासी भी हैरान है कि पहली बार कोई अफसर इतना पाबंद है। धीरे धीरे सब आते हैं और सबकी निगाह अमय पटनायक पर टिक जाती है, जो फाइलों में उलझा है।
10 बजे तक पूरा स्टाफ हाजिर हो जाता है। फिर अमय उनसे पिछले 10 सालों के हर बिजनेसमैन की फाइल निकालने को कहता है ताकि देख सकें। ऑफिसर गीता, जो अमय को अपना रोल मॉडल मानती है, सबको बताती है कि पटनायक ने अब तक कितनी रेड मारी है। ऑफिस में गॉसिप चल रही है कि यह अमय का 74वां ट्रांसफर है और वह भी इस बार रिश्वत मांगते हुए। रात में पटनायक अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है, जहां मालिनी पूछती है कि कुछ मिला क्या, और वह कहता है पहली बार कुछ भी नहीं। मिनी आती है और बोलती है पापा 2 दिन हो गए हैं, स्कूल भी होली तक बंद है। अमय मुस्कुराता है और कहता है कल ही चलते हैं, अब खाना खाए। अगले दिन अमय की फैमिली फाउंडेशन पहुंचती है। अमय फाउंडेशन की इमारत को देख रहा होता है। वह कहता है जरूर देश विदेशों से डोनेशन आता होगा। तभी पीछे से दादा भाई की आवाज आती है। दादा भाई कहते हैं हमारी नैतिकता की किताब में डोनेशन का दूसरा नाम रिश्वत है। दादा भाई हाथ जोड़ते हैं और सिर झुकाते हैं। वह कहते हैं आप पहले ईमानदार ऑफिसर हैं जो भोज आए हैं। अमय भी हाथ जोड़कर सर झुकाता है। मालिनी और मिनी आती हैं। दादा भाई उन्हें फाउंडेशन दिखाने ले जाते हैं, लेकिन अमय के मन में फिर से कुछ खटकता है। अमय पास की एक जूते की दुकान पर जाता है। सैंडल खरीदते हुए वह दुकानदार से पूछता है दादा भाई कौन है। दुकानदार खुलासा करता है कि पहले दादा भाई की चप्पलों की दुकान थी और वह सबकी मदद करता था, लेकिन फिर दुकान बंद हो गई। दुकान बेचकर उसने लोगों को खाना खिलाया। दादा भाई एक दिन कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन भोज के लोगों का सपोर्ट था। लोगों ने कहा आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए। वह बात मानकर मुख्यमंत्री के पास टिकट मांगने चला गया, लेकिन मुख्यमंत्री दादा भाई की बेइज्जती करते हैं। सर पर चप्पल रखो, माफी मांगो, यहां से निकल लो, वह बोला। दादा भाई को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन दादा भाई की बेइज्जती देखकर लोगों ने खूब सपोर्ट किया। दादा भाई ने अपनी पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री की पार्टी को हरा दिया। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए दादा भाई का समर्थन मांगने चला जाता है और दादा भाई उससे कहता है कि आपने मेरी सर पर चप्पल रखकर बेइज्जती की थी, तो सर पर चप्पल रखकर माफी मांगिए। मुख्यमंत्री सर पर चप्पल रखकर माफी मांगता है। इस तरह मुख्यमंत्री का साथ देकर दादा भाई ने गृह मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री बनते ही उसने सबसे पहले फाउंडेशन खड़ा किया, जहां लोगों को रोजगार और कारीगर दोनों मिलते हैं। पटनायक की छानबीन में एक और बात सामने आती है कि दादा भाई की एक प्रेमिका थी, नेहा, जो एक एक्सीडेंट में मारी गई। इधर होली पर मालिनी ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। अमय कहता है यह ठीक किया तुमने। अब बीच पार्टी में अमय अपनी बीवी को देखकर थोड़ा ठरकी हो रहा है। पार्टी के बीच में अमय को एक कॉल आता है। अमय गाड़ी लेकर निकल जाता है। इधर मालिनी पार्टी में अमय को ढूंढ रही है। अमय वापस आता है। ऑफिस का आदमी पूछता है कुछ होने वाला है क्या सर। अमय बस कहता है हाँ, डिनर, और चला जाता है। अगली सुबह अमय ड्राइवर के साथ खेत पहुंचता है। पूरे खेत को ध्यान से देखकर उसका ध्यान गन्नों के खेत पर जाता है। वह पूछता है सीजन शुरू हो गया, फिर भी गन्ने की फसल क्यों नहीं कटी। एक आदमी बताता है विक्रम घड़ियाल मानता है कि फसल खड़ी रहे तो बरकत होती है। हर साल यही ड्रामा करता है। अमय को शक होता है। रात को अमय का फोन गीता को जाता है। फिर धीरे धीरे हर ऑफिसर ऑफिस के एरिया में जमा होते हैं। गीता कहती है सर की 75वीं रेड होने वाली है और मैं काफी एक्साइटेड हूं। तभी अमय काफी सारे लिफाफे लेकर आता है। सभी को एक एक लिफाफा थमाते हुए वह कहता है अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही लिफाफे खुलते हैं उसमें लिखा होता है मनोहर धानकार, यानी दादा भाई। अशोक धीमे से कहता है इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं जो इतने अच्छे आदमी के घर पर रेड डलवाए। अमय कहता है कि आप मुझे समझने में गलती कर गए। फिर कहानी अतीत में जाती है, जब अमय ने राजा कुंवर के धन को जब्त किया था और 2 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। राजा कुंवर का असिस्टेंट निकलता है गाड़ियों में, वहीं अमय का असिस्टेंट महंत उसका पीछा करता है। राजा का आदमी एक ठिकाने पर 2 करोड़ गाड़ी में भरवाता है और अमय को देता है। अमय राजा कुंवर के असिस्टेंट से कहता है थोड़ा फाइन देकर मामला सेट हो जाएगा और जाने को कहता है। इधर महंत इनकम टैक्स टीम के साथ राजा कुंवर के अड्डे पर रेड कर कई लोगों को पकड़ता है। वो लोग अमय को बताते हैं कि ये सारा पैसा हवाला का है, जो दादा भाई का है, वही दादा भाई जो राजा कुंवर का करीबी और एक मंत्री है। फिर वो अमय को चुनौती देते हैं अगर दम है तो साबित करके दिखाओ कि ये पैसा दादा भाई का ही है। अमय इनकम टैक्स कमिश्नर अंजनी कौल से भोज के लिए ट्रांसफर मांगता है, लेकिन अंजनी कौल मना कर देता है। अमय कहता है कि मैं खुद पर रिश्वत का आरोप लगा रहा हूं। अमय और महंत कमिश्नर को पूरी कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने राजा कुंवर के किले पर छापा मारा और 2 करोड़ की रिश्वत मांगी।
अमय बताता है कि दादा भाई और राजा कुंवर मिलकर चीफ मिनिस्टर की सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं और यह सारा पैसा दादा भाई का है। कमिश्नर उसे 3 महीने की मोहलत देता है। पटनायक अपने ऊपर झूठा आरोप लगवाकर भो जाता है। अमय वहां गहराई से जांच करता है और महंत को भी सक्रिय कर देता है। महंत शेयर मार्केट में जांच करता है, जहां पता चलता है कि 50 फर्जी शेयर कंपनियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए पैसा लेन देन हो रहा है। अमय गांव के छोटे राम से पूछता है कि क्या मुंबई में तुम्हारी कंपनी है, तो वह कहता है कि मेरे पास बीड़ी लेने तक के पैसे नहीं हैं, तो कंपनी कहां से होगी। अमय अपने घर बैठा होता है, तभी बेटी के चश्मे ढूंढने वाले डायलॉग से उसे एक आइडिया आता है। कई बार जरूरी चीजें सामने होती हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। उसे फाउंडेशन के बाहर लगे हाथ वाले स्टैचू पर नजर जाती है। वह उसका एक हिस्सा काट कर ले जाता है और फाउंडेशन के अकाउंट फाइल वाले कमरे को भी जांचता है। अमय कमिश्नर अंजानी को कॉल करके दादा भाई के खिलाफ रेड वारंट मांगता है, लेकिन अंजानी कहता है कि सिर्फ शक की वजह से वारंट नहीं मिलेगा, प्रूफ चाहिए। अमय को पता चलता है कि वह स्टैचू सच में सोने का है। फिर वह गन्ने के खेत पहुंचकर खुदाई करता है, जहां उसे जमीन के नीचे दबा हुआ बक्सा मिलता है। अमय कमिश्नर को गोल्ड के स्टैचू और खेत के नीचे बक्सों की तस्वीरें दिखाकर 30 वारंट मांगता है। कमिश्नर उन पर साइन कर देता है। फिर कहानी वर्तमान में आती है, जहां अमय कहता है कि मैं बेईमान बनने का नाटक कर रहा था और सबको चलने को कहता है। पूरी टीम डरी हुई है, क्योंकि रेड दादा भाई के घर पर होनी है। सुबह टीम दादा भाई के घर पहुंचती है, जहां अमय को रोका जाता है, लेकिन वह गेट खुलवा लेता है। अमय टीम के साथ अंदर जाता है। सब दादा भाई के सामने खड़े होते हैं। दादा भाई अपनी मां के पैरों को दूध से धोते हुए मंत्र पढ़ता है। पैर धोने के बाद वह अमय से आंख मिलाता है, जहां अमय उससे कहता है कि आपके नाम सर्च वारंट है। मां पूछती है, यह कौन है? दादा भाई कहता है, इन्हीं अफसर ने 7 साल पहले लखनऊ में ताऊ जी के यहां रेड मारी थी, अब हमारे यहां छापा मारने आए हैं। फिर दादा भाई का छोटा भाई कहता है, पहले गवाहों का इंतजाम कीजिए, हम भी तो देखें कौन आता है। लेकिन सभी गवाह पीछे हट जाते हैं। तब दादा भाई पूरा परिवार बुलाकर अमय से उनका परिचय कराता है और हाई कोर्ट के जजों को बतौर गवाह बुलाता है। अमय पटनायक बिना रुकावट जांच शुरू करता है। एक इनकम टैक्स टीम पार्टी ऑफिस जाती है और दूसरी टीम गन्ने के खेतों में खुदाई में लग जाती है। घर से बस थोड़े गहने और कैश मिलते हैं, जिस पर दादा भाई मुस्कुराकर कहता है, ये तो औरतों के जेवर और घर का पैसा है। पटनायक चुप है। अब तक घर या खेतों से कुछ खास नहीं मिला, ना अकाउंट फाइल, ना सबूत। अशोक आकर अमय को बताता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। दादा भाई अमय को ऐसे देखता है मानो कह रहा हो, अब तुम फंसे। एक टीम मंदिर दूसरी छत पर जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सभी टीमें रिपोर्ट करती हैं, सर कुछ भी नहीं मिला। अमय परेशान है कि जो सबूत उसने खुद देखे थे वो आखिर गायब कैसे हो गए। उधर ताऊजी पैरोल पर बाहर हैं और अखबार पढ़कर अपने आदमी से कहते हैं, अमय पटनायक ने दादा भाई के घर रेड डालकर खुद को मुसीबत में डाल लिया है। दादा भाई का छोटा भाई पटनायक को घूरते हुए कहता है, ये तो बस शुरुआत है, असली असर तो अब जिंदगी भर दिखेगा। तभी गीता भागती हुई आती है, हाथ में वॉकी टॉकी और चेहरे पर घबराहट। सर, भीड़ इतनी है कि हमारी टीम फाउंडेशन के अंदर नहीं जा पाई। पटनायक बिना देर किए ऑफिसर्स को इशारा करता है, सब मेरे साथ चलो। लेकिन तभी सामने से दादा भाई आता है और अमय से विनती करता है कि मेरे साथ चले, ताकि बाहर की भीड़ बेकाबू ना हो जाए। अमय चुप रहता है। अमय बिना कुछ बोले उसके साथ चल पड़ता है। फाउंडेशन में स्टैचू के सामने खड़े हैं दादा भाई और अमय। अमय टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट आती है, मूर्ति पीतल की है। अमय हैरान, जेब से सिक्का निकालता है, ये यहीं से मिला था, इसे भी चेक करो। रिपोर्ट में पता चला कि सिक्का असली सोने का है। अमय के चेहरे पर शक और गुस्सा। अकाउंट्स रूम खोलिए। अकाउंट्स रूम के बाहर खड़े हैं दादा भाई, उनके छोटे भाई, अमय और जनता। अमय सख्त आवाज में कहता है, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुलता है और जो अंदर है वो चौंकाने वाला है। जहां कल तक करप्शन बिखरा था, आज वहां एक आलीशान लाइब्रेरी खड़ी है। अंदर दादा भाई के पापा की मूर्ति सजाई गई है, जैसे कोई योजना हो। दादा भाई कहते हैं, यह लाइब्रेरी हमारे पिता की याद में बनी है। अमय का सोचा उल्टा निकल गया। बाहर जनता गुस्से में है। दादा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, भीड़ को संभालो। दादा भाई अमय से कहता है, बाहर मत जाइए, भीड़ बेहद गुस्से में है। अगर आप बाहर गए तो जिंदा लौटना मुश्किल होगा। मेरे साथ आइए, एक और रास्ता है। दोनों चलते हैं, लेकिन अमय अचानक रुकता है, स्टैचू की तरफ देखता है और सवाल करता है, इतना सोना कहां गया? दादा भाई मुस्कुराता है, लोगों की आंखों के सामने था,
किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपने देख लिया। हम ईमानदारी का नाटक करते हैं और आप बेईमानी का। आपने रिश्वत लेने की एक्टिंग की, जबकि जो इंसान कभी रिश्वत नहीं लेता वही अब 2 करोड़ की पर्ची बना रहा है। आपकी नजर हम पर तब से है और हमारी नजर आप पर तब से जब आपने राजा के यहां छापा मारा था। उसी दिन से जब आपने भोज में कदम रखा, हमारे लोग आपको फॉलो कर रहे थे और उसी रात खेतों से संदूक निकालकर हमने उन्हें सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया। आपकी नजर में 4 चीजें आई, फाउंडेशन, पैसा, बेनामी कंपनी और गोल्ड। लेकिन एक चीज और है जो आपने नहीं देखी। वो 5वीं चीज आपकी आंखों के सामने है। ये रहा आपका इशारा, ढूंढिए उसे। अमय चुपचाप उस चुनौती को स्वीकार करता है। बाहर भीड़ उग्र होती जा रही है। दादा भाई अमय को भीड़ से बचाते हुए बाहर लाता है। तभी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी अमय से टकराता है और चुपचाप उसकी जेब में कुछ डाल देता है। ऑफिस में अमय को उसका सस्पेंशन लेटर मिलता है। वो चुपचाप पढ़ता है, कुर्सी छोड़ देता है। गीता के पास खड़ा अशोक धीरे से कहता है, इस बार ट्रांसफर नहीं, सीधा सस्पेंशन मिला है। उधर ताऊजी अपने आदमी से कहते हैं, पटनायक गया, अब वो ससुराल की रोटी तोड़ रहा है। ईमानदार इंसान के लिए यह सबसे बड़ी सजा होती है। सस्पेंशन के साथ सरकारी क्वार्टर भी छिन गया। अब पटनायक अपनी पत्नी और बेटी के साथ ससुराल में रह रहा है। खुद को कमरे में बंद कर लिया है। खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। टेबल पर एक पर्ची पड़ी है, नेहा राठौर, रेलवे विभाग। वही पर्ची जो उस बूढ़े आदमी ने अमय की जेब में डाली थी। इधर राजा कुंवर सिंह और दादा भाई अमय के हटने का जश्न मना रहे हैं और उधर अमय भोज की लाइब्रेरी में नेहा राठौर की मौत की फाइलें खंगाल रहा है। एक अखबार मिलता है, रेलवे कर्मचारी नेहा राठौर, हादसा या आत्महत्या। खेतों में खड़ा अमय सोच रहा है, 5वीं चीज आखिर है क्या? तभी उसे समझ आता है, 5वीं टिप है जमीन। वह मालिनी को कॉल कर कहता है, मुझे मिल गया, जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। फिर वह रेलवे के एडीजी पुनीत साहनी को कॉल करता है। मिलकर नेहा राठौर की जानकारी मांगता है। पता चलता है नेहा ने सुसाइड किया था। लेटर में दादा भाई का नाम था, पर केस दबा दिया गया। पुनीत एक पुराने दोस्त की बात करता है। अमय उसे कॉल करता है, मुझे तेरी मदद चाहिए, तुम्हारी बेटी के वास्ते ही मेरी मदद कर। हालांकि उस आदमी की पहचान अभी नहीं बताई गई है। आखिर में वो दोस्त अमय से मिलता है और कुछ अहम दस्तावेज उसे सौंपता है। अमय पटनायक महंत से मिलकर पता करता है कि नेहा राठौर के नाम 80 बीघा जमीन है, जिस पर 5 स्टार होटल बना है। महंत फाइलें पटनायक को देता है। अमय रेलवे ऑफिस जाकर जया नाम की लड़की से मिलता है, जो उसे पहचानती है पर बात नहीं करती। वह कई महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सब फोन काट देती हैं। कोई गवाही देने को तैयार नहीं। अमय मालिनी से कहती है कि दादा भाई ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लड़कियों के रिश्तेदारों की जमीनें हड़प ली और कई लड़कियों का शोषण भी किया। दूसरी ओर होटल के कमरे में दादा भाई और जया साथ हैं। जया कहती है कि उसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। दादा भाई जया से कहता है, शादी कर लो किसी से भी। फिर बिना एक बार मुड़े उसे छोड़कर चला जाता है। अमय तुरंत दादा भाई को कॉल करता है। आपको चाहिए था 2 करोड़ और गए 20 करोड़, वो भी आपकी आंखों के सामने। दादा भाई कहता है, पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगा? और अमय कहता है, मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूं? मैं तो पूरी की पूरी महाभारत हूं। दादा भाई गुस्से में पूछता है, रेड पर गया कौन? जवाब मिलता है, लल्लन सुधीर। लल्लन दादा भाई के पैरों में गिरता है, कहता है, सर मुझे नहीं पता था कि पैसा आपका है, वरना रेड नहीं करता, ऊपर से ऑर्डर था। दादा भाई सख्त लहजे में कहता है, अब से कोई रेड होगी तो पहले हमें बताओगे, और पैसा कब तक मिलेगा? लल्लन जवाब देता है, थोड़ा टाइम लगेगा सर। दादा भाई का चेहरा अब भावशून्य है, लेकिन आंखों में गुस्सा है। इधर अमय अब भी सबूत जुटा रहा है। तभी दादा भाई के असिस्टेंट को गहलोत का धमकी भरा कॉल आता है। अगर 2 करोड़ नहीं मिले तो याचिका कोर्ट में जाएगी। दादा भाई कहता है, अब मेरा छोटा भाई जाएगा दिल्ली। दिल्ली में दादा भाई का भाई कमल चौहान आईएएस के बंगले की छत पर टंकी से पैसा निकाल रहा होता है। तभी इनकम टैक्स की टीम पहुंच जाती है। सब पकड़ में आ जाता है। पता चलता है यह भी दादा भाई का ही पैसा था। कमल चौहान पकड़ा जाता है। अब दादा भाई खुद हैरान है, अमय को ये सारी खबरें मिल कहां से रही हैं। रात में एक सफेद गाड़ी घर में दाखिल होती है, जिसमें से निकलता है दादा भाई का असिस्टेंट विनय। पीछे से अमय आता है, जिसे देखकर विनय मुस्कुराता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनय अमय का दोस्त है, जो दादा भाई के घर से सारी जानकारी उसे देता रहा है। विनय कहता है, इस बार मैं 1 घंटे पहले टिप दूंगा। उधर गहलोत रिश्वत के लिए फिर कॉल करता है। विनय आश्वासन देता है, पैसे मिल जाएंगे। दादा भाई गहलोत को फार्म हाउस बुलाता है, जहां अचानक इनकम टैक्स टीम रेड मारती है
कमिश्नर खुद लीड कर रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। अब कहानी में एंट्री होती है अमय की पत्नी मालिनी की। वह उन लड़कियों से मिलती है जिन्हें दादा भाई ने शोषित किया था। जया नाम की लड़की पर सबसे ज्यादा दबाव है, क्योंकि मालिनी चाहती है कि कोई एक लड़की खुलकर बयान दे दे। दूसरी ओर दादा भाई को शक हो जाता है कि कोई अपना ही उसे धोखा दे रहा है। वह विनय को पकड़कर बुरी तरह पीटता है। फिर अमय को कॉल करके कहता है मारा नहीं है, सिर्फ गायब किया है। गहलोत को अब 5 करोड़ की रिश्वत दी जाती है। कोर्ट में माहौल गर्म है। पहले तो लगता है गहलोत दादा भाई के पक्ष में जाएगा, लेकिन वह अचानक कहता है टेप ऑन करो। टेप में दादा भाई खुद रिश्वत देते सुने जाते हैं। वकील कहता है इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मान्य है। गहलोत जवाब देता है तो ये लीजिए फिजिकल 5 करोड़ से भरा बैग। फिर वह जज को बताता है कि दादा भाई ने लड़कियों के नाम पर जमीन खरीदी, नौकरी दिलाई और रिश्ते बनाए। आखिर में गहलोत मांग करता है कि जब तक जांच पूरी न हो दादा भाई को भोज से बाहर किया जाए। जज यह बात मानकर दादा भाई को शहर से तड़ी पार कर देता है। अमय अब दादा भाई को सीधा चैलेंज देता है, अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। इतना कहकर अमय वहां से निकल जाता है। कुछ वक्त बाद लल्लन दादा भाई के घर पहुंचता है। कहता है ऊपर से ऑर्डर है, भोज पर छापा मारना है। अगर कुछ छुपाया है तो बता दो या कहीं छुपा दो, वरना सब बाहर आ जाएगा। उधर दादा भाई एक वकील से मिलकर उसे जमीन के कागजात देता है और कहता है कैसे भी करके मेरी तड़ी पार हटवाओ। दूसरी ओर पटनायक अपने सस्पेंशन को कैंसिल करवा रहा होता है। कहता है इस बार गोल्ड और कैश लेकर ही लौटूंगा, नहीं तो ये मेरी आखिरी रेड होगी। फिर दादा भाई और अमय के बीच कॉल पर बातचीत होती है। एक की तड़ी पार खत्म, दूसरे का सस्पेंशन रद्द। अब इनकम टैक्स ऑफिस में अमय की दोबारा एंट्री होती है और यहीं बड़ा खुलासा होता है लल्लन असल में अमय का प्लांटेड आदमी था। अमय ने ही उसे वहां भेजा था ताकि वह दादा भाई का भरोसा जीत सके। लल्लन बताता है कि दादा भाई ने सारा काला धन एक 5 स्टार होटल में छुपाया है। फिर शुरू होती है 75वीं रेड की तैयारी। होटल में ताऊजी आराम फरमा रहे होते हैं और बाहर इनकम टैक्स की गाड़ियां अंदर घुसती हैं। जैसे ही अफसर एंटर करते हैं, मैनेजर पूछता है आप लोग कौन? अशोक जवाब देता है होटल पर रेड है। पीछे से एक आदमी भागकर दादा भाई को खबर देता है और आखिर में ताऊजी अमय से मिलते हैं और कहते हैं जब अपनी तबाही हो जाए तो दूसरों की तबाही देखने में मजा आता है। मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं। उधर दादा भाई संसद में होते हैं, तभी खबर मिलती है कि होटल में रेड पड़ी है। बिना कुछ कहे वो उठते हैं और निकल पड़ते हैं। इधर टीम होटल में सर्च कर रही होती है, लेकिन गेस्ट के कारण रूम्स नहीं खुल रहे। पटनायक फायर अलार्म बजाने का आदेश देता है। अलार्म बजते ही लोग भागने लगते हैं और टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है, आधी अमय के साथ, आधी लल्लन के साथ। लल्लन पेंट्री खुलवाता है जहां गद्दों में नोट भरे होते हैं। वो कहता है सब उठाओ। होटल के वॉशरूम में सोने के नल मिलते हैं जो निकलवा लिए जाते हैं। पटनायक दीवारें ठोकता है, एक तरफ आवाज आती है, दूसरी तरफ नहीं। मैनेजर डरकर बताता है पीछे लॉन्ड्री रूम है। उधर अशोक गीता को उकसाता है अपने हीरो को ताकत दिखाओ। गीता दीवार तोड़ती है और सामने खुलता है काले धन का तहखाना, नोटों के पहाड़, ढेर सारा सोना। सब हैरान रह जाते हैं। होटल के अंदर कैश के बंडल और गोल्ड के बिस्किट ऐसे बिखरे पड़े हैं जैसे खजाना खुल गया हो। टीम सब कुछ गिनने में जुटी है और एक हवलदार हैरान रह जाता है। उधर ताऊजी मौके पर वार करते हैं। चीफ मिनिस्टर से कहते हैं दादा भाई डूब रहा है, उससे दूरी बनाओ। वो दादा भाई के कई विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। दादा भाई सीधा प्रधानमंत्री को कॉल करता है, मगर पीएम केस को पहले से जानता है, कॉल को अनसुना कर देता है। गाड़ी में बैठा दादा भाई गुस्से में फोन पटकता है। सब कुछ उसके हाथ से फिसल चुका है। इसी होटल के एक कमरे में विनय घायल हालत में मिलता है। उधर दादा भाई भोज में पहुंचता है, पीछे गुस्साई भीड़ और गुंडों की फौज। होटल के बाहर हजारों समर्थक हंगामा कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर अंदर फंसे हैं। गुंडे होटल में घुसकर गाड़ियां तोड़ते हैं। माहौल बेकाबू हो जाता है। मालिनी सभी लड़कियों को लेकर दादा भाई की मां के पास जाती है, उसकी सच्चाई सामने लाती है। पहले मां यकीन नहीं करती, लेकिन जब लड़कियों की जुबानी सुनती है तो टूट जाती है। भीतर दादा भाई अमय से सवाल करता है, ईमानदार होकर मेरे खजाने तक कैसे पहुंचे? पटनायक लल्लन को सामने लाकर अपना आखिरी दांव चलता है। अमय कहता है, जमीन और पैसा मिल गया, अब सिर्फ गोल्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं। दादा भाई धमकी देता है, बाहर जो भीड़ है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हकीकत में भीड़ हिंसक हो चुकी है, पुलिस काबू नहीं पा रही। अमय नीचे देखता है और कहता है,
क्यों ना जनता का पैसा जनता को लौटा दें। लल्लन खिड़की तोड़ता है और नोटों की बारिश शुरू कर देता है। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा समर्थक हो, उसकी असली कमजोरी पैसा ही होती है। इसी का फायदा उठाते हैं अमय और लल्लन। भीड़ नोटों पर टूट पड़ती है और सब जमकर कैश लूट लेते हैं। दादा भाई हैरान रह जाता है। इसी बीच इनकम टैक्स टीम के लिए रास्ता साफ हो जाता है और सारा कैश ट्रक में भरकर निकाल दिया जाता है। लल्लन अपनी टीम लेकर फाउंडेशन पहुंचता है और एक बुजुर्ग से पूछता है, सोने वाला हाथ कहां है? इशारा तालाब की ओर होता है। गोताखोर उतरते हैं और बाहर लाते हैं सोने का बड़ा हाथ, जिसकी पूरी फिल्म में तलाश थी। लेकिन तभी गुंडे आ जाते हैं और अमय की टीम पर हमला होने वाला ही होता है कि 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। उतरती हैं दादा भाई की मां, अमय की पत्नी मालिनी और वे लड़कियां जिनके साथ दादा भाई ने गलत किया था। मां शर्मिंदा होकर चप्पल निकाल सिर पर रखती है। दादा भाई रोकता है, कहता है, गलती मेरी है, आपकी नहीं। मां गुस्से में जोर से थप्पड़ मारती है। अब दादा भाई की सच्चाई सबके सामने खुल जाती है। लोग उसे पीटने दौड़ते हैं, लेकिन अमय उन्हें रोकता है। कानून को हाथ में मत लो। दादा भाई मां की चप्पलें हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। आखिर में अमय उस बुजुर्ग के पास जाता है जिसने वह पर्ची दी थी। पता चलता है कि वह नेहा राठौर का दादा है। वह अमय को शुक्रिया कहता है दादा भाई का सामना करने के लिए। फिर अमय वहां से चला जाता है। अब दादा भाई जेल में है, चुपचाप कोने में बैठा है। तभी ताऊ जी आते हैं और पूछते हैं, अब बाहर कैसे जाओगे? और हाथ बढ़ाते हैं। आखिरकार अमय पटनायक की ईमानदारी और सूझबूझ रंग लाती है। दादा भाई के गन्ने के खेत से जमीन के नीचे दबा काला धन और सोने का स्टैचू बरामद होता है। हाईकोर्ट के जजों और सबूतों की मौजूदगी में रेड पूरी होती है। अमय एक बार फिर साबित करता है कि सिस्टम के भीतर रहते हुए भी बदलाव लाया जा सकता है, अगर इरादे नेक हों और नीयत साफ हो। फिल्म यहीं एक गहरी सीख के साथ खत्म होती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। यही थी फिल्म की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।